अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक जो हमारी पहली क्लास थी उसके अंदर आपको सिर्फ ये समझाया गया कि जब कोई टॉपिक आएगा तो आपने कॉम्प्रीहेंड कैसे करना है। तो तमाम मेरे स्टूडेंट्स को समझ में आ गया कि टॉपिक कैसे समझते हैं। अब कोई मसला तो नहीं है, हम आगे मूव कर सकते हैं। जी, अगर किसी बच्चे को अभी भी मसला है तो वो बता दे। गुड। जनाब, एग्जामिनर जो है वो आपका जब पेपर देखेगा तो सबसे पहली नजर उसकी जाती है आउटलाइन के ऊपर, क्योंकि सबसे पहले लिखी हुई होती है। अब आउटलाइन है क्या, इसको समझते हैं कि जी आउटलाइन है क्या, बनेगी कैसे। बेटा, जब आप एक किताब लेने जाते हो, सही है, किताब के मोस्टली लोग जो है ना दो पोर्शन देखते हैं। मतलब मैं तो दो ही पोर्शन देख के किताब सिलेक्ट करता हूँ कि पढ़नी है या नहीं पढ़नी है। एक तो उसका फ्रंट पेज होता है, यानी टॉपिक, सही है, और एक होता है उसके अंदर का कॉन्टेक्स्ट, यानी कि उसकी जो इंडेक्स होती है। किसी भी किताब में आप खोलते हैं तो आपको उसका इंडेक्स मिलता है। अब मैं ये बताऊं आपको कि मैंने एक बुक ली, ठीक है, उसका टॉपिक बाहर लिखा हुआ था वॉर, सही है, लेकिन जब मैं इंडेक्स में गया ना तो उसके अंदर वॉर जो था वो कोई छठे चैप्टर पे था। गौर से सुनिएगा मेरी बात ना। उस बुक में जो मैं तलाश कर रहा था वो छठे चैप्टर के ऊपर था, यानी शुरू के पांच जो थे वो अनशंड चीजें थी, एक दूसरे की बातें की हुई थी। असल चीज सिक्स से शुरू होती है। तो मुझे बताओ, क्या मैं ऐसी किताब खरीदूंगा कि जिसका टॉपिक कुछ और है और वो मुझे मिल रहा है सिक्स नंबर पे या सेवेंथ नंबर पे जाके। या आप लोग खरीदोगे कभी ऐसी कोई बुक? कभी भी नहीं खरीदोगे। सिमिलरली अगर मैं अपनी इस एग्जाम्पल को रिलेट करता हूं एसे के साथ, देखो जो एसे का टॉपिक है ना, राइट, वो आपकी बुक का क्या है, मेन पेज, यानी बुक का कवर, सही है। एग्जामिनर सबसे पहले देखता है कि अच्छा इसने ये टॉपिक अटेम्प्ट किया है, तो मैं जरा देखूं तो कि मुझे इंडेक्स में मिलेगा क्या, राइट। मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इसी में फेल हो जाते हैं ऐसे के अंदर कि उन्हें पता ही नहीं होता बेटा कि मैंने इसमें देना क्या है, मैंने इसमें लिखना क्या है आखिर, सही। आउटलाइन में आपने उसको मोटे मोटे चंक्स बताने के मैंने इसमें बात क्या करनी है, राइट। सबसे पहले मैं आपको जनरलाइज बताऊं, सबसे पहले आप इस तरह की हेडिंग डालते हो आउटलाइन की, सही। उसके बाद आप लिखते हो इंट्रोडक्शन, उसके बाद आप लिख सकते हो थीसिस स्टेटमेंट, राइट। अच्छा बेटा, ये वाला जो पार्ट है ना, दिस इज ऑप्शनल। मतलब लिखना चाहो तो लिखो, नहीं लिखना चाहो तो कोई मसले की बात नहीं। विच मीन्स कि आप इंट्रोडक्शन के बाद इस वाले पार्ट को स्किप कर दें, ठीक है, और सेकंड पे आ जाए फिर। ये पॉइंट समझ में आया? मुश्किल तो नहीं हो रही? क्योंकि बहुत सारे जो टीचर्स हैं ना वो इसको स्किप करवा देते हैं, ठीक है, कि बेटा थीसिस ना लिखें। तो अब आप मुझसे भी पढ़ेंगे, कहीं और से भी देखेंगे, किताबों में देखेंगे तो कहीं पे ये लिखा हुआ होगा, कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ होगा, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ओके, सो अगर मैं इसकी नंबरिंग दूं, सो दिस इज योर फर्स्ट हेडिंग, थीसिस इसी में काउंट हो जाएगा। जो बेटा सेकंड हेडिंग होगी ना, सेकंड, दैट विल बी द इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। सेकंड विल बी द इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक। अब आप कहेंगे सर कि ये भी इंट्रोडक्शन है, ये भी, बेटा इसमें क्या लिखते हैं आप, डेफिनेशन, टाइप्स, कोई हिस्ट्री है वो लिख दें इसके अंदर, राइट। इसी तरीके से आप इसके अंदर कोई क्लासिफिकेशंस डाल सकते हैं, सही है। मतलब ऐसे कि वो टॉपिक बंदे को समझ में आ जाए। मैं आपको मिसाल देता हूं इसकी। जब मैं जिन टीचर से पढ़ता था, उन्होंने, जिनसे मेरा ऐसे पास हुआ था पढ़ के, उन्होंने बताया था कि आप जो है वो एक वकील है, आप लॉयर हैं, ठीक है, एंड
आप जज के आगे खड़े में, मतलब कि ये आपका टॉपिक है ऐसे का, और आप लॉयर, अब आपने अपनी बात को प्रूफ करना है। तो जो भी आप बात प्रूफ करते हैं ना, आप उसको पहले बयान करते हैं। लेट सपोज सवाल आया करप्शन इन पाकिस्तान, हम ये नहीं बताएंगे कि करप्शन ज्यादा है या कम है, हम पहले ये डिफाइन करेंगे, ओ भाई करप्शन होती क्या है। बात समझ में आती है? सो ये जो सेकंड पार्ट है ना, सेकंड पार्ट, इसमें तुम टॉपिक के बारे में बताते हो, आया वो डेफिनेशन है उसकी, उसकी कुछ टाइप्स हो सकती हैं, कोई हिस्ट्री, कोई क्लासिफिकेशन, या कोई करंट डेवलपमेंट हो सकती है इस वाले हेडर के अंदर। जी बताइएगा मुझे चैट पे, समझ में आ रहा है? गुड। या आप इसमें यूं कर सकते हो, अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक। ये मैंने अभी हेडिंग डाली थी अपने ना स्पेशल वाले में। ऊपर वाला जो इंट्रो है, ये वाला जो है, ये पूरे ऐसे की समरी होती है। मतलब कि अगर मैं आपको बताऊं, हम एक टॉपिक लेते हैं, करप्शन इन पाकिस्तान, ठीक है? तो अब इस वाले इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे, यहां वाले में हम बताएंगे जी करप्शन इन पाकिस्तान है कैसी है, और पूरा बताऊंगा मैं कि अपने एसे में मुझे क्या लिखना है। राइट, पूरी समरी आ गई एसे की। ये जो सेकंड हेडिंग है ना, इसके अंदर मैं समझूंगा कि जी व्हाट इज करप्शन। पॉइंट क्लियर हो रहा है? मैं समझूंगा यार कि करप्शन की डेफिनेशन है क्या, इसकी टाइप्स कितनी है, क्या पहले से करप्शन होती आ रही है, कोई क्लासिफिकेशन है, या कोई करंट डेवलपमेंट पाकिस्तान में हुई है इसके बारे में। ऊपर वाला इंट्रो हो गया पूरे ऐसे का कि मैं इसमें बताऊंगा क्या, और ये वाला जो पार्ट होगा आपका, दैट इज अबाउट द टॉपिक ओनली। अब पॉइंट क्लियर हुआ? जैसे मैम, और इसको क्लैरिफाई कर देता हूं, एजुकेशन की बात करते हैं, ठीक है? लेट सपोज प्लाइट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान। अब ये टॉपिक आया, इस टॉपिक को जब मैं अटेम्प्ट करने जा रहा हूं तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन की हेडिंग डाली। अब जब मैं यहां लिखूंगा तो बेटा पता है क्या लिखूंगा, अ cursory glance on the education system of पाकिस्तान, ठीक है? या मैं यूं लिख सकता हूं, एजुकेशन टायर्स इन पाकिस्तान। मतलब ऐसी बात करनी है जिससे टॉपिक की बेस बने। ये नहीं लिखूंगा कि एजुकेशन क्या होती है, हम ये बताएंगे अभी पाकिस्तान में किस तरह की एजुकेशन है, क्या हालात चल रहे हैं पाकिस्तान में, just to introduce the topic and just to understand कि what is education in Pakistan। सेकंड वाला क्लियर हो रहा है आप लोगों को? अच्छा, मेरा जो ऐसे पास हुआ था मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। अच्छा, अब ये टॉपिक आया, ह्यूमन डेवलपमेंट लीड द सोसाइटीज बैकवर्ड। सो मैंने यहाँ पे पहले लिखा इंट्रोडक्शन, ठीक है? सेकंड में मैंने लिखा एन ओवरव्यू ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है बेटा? और इसके अंदर मैं बताऊंगा कि भाई ह्यूमन डेवलपमेंट से मुराद क्या है। यहां पे मैं जिक्र करूंगा कि पहले एक व्हील बना, व्हील के बाद जी आपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम आया, सो ऑन सो फोर्थ, इलेक्ट्रिसिटी आप लेकर आए। मतलब अभी यहां पे मैं सिर्फ ह्यूमन डेवलपमेंट को बताऊंगा, और उसके बाद फिर मेरा जो बाकी ऐसे होगा वो फिर काम की बात करेगा। क्लियर हो रही है बात? हम ना, मैंने आपको तीन मिसालें देके समझाया है, तो मुझे बता दें ये क्लियर हो गया कि सेकंड वाला जो हमारा पार्ट है उसमें हम सिर्फ टॉपिक के बारे में बात करते हैं। या अभी भी कोई इशू है तो बताएं।
जी, क्वेश्चंस हैं आप लोगों के तो आप पूछें बिल्कुल मुझे इसी पॉइंट पे। समझ आ गया, गुड। सो 1 और 2 हो गया। अब जो थर्ड आपका पॉइंट होगा ना, थर्ड हेडिंग, थर्ड हेडिंग जो आपके पास है इसके अंदर, जब हम उसकी बात करते हैं, ये होगा मेन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, थर्ड हेडिंग आपकी हमेशा मेन आर्ग्यूमेंट होगी। हम एक टॉपिक कंसीडर करते हैं, ठीक है, आसान सा लेते हैं, राइजिंग करप्शन इन पाकिस्तान। ठीक है, राइजिंग करप्शन इन पाकिस्तान या इंक्रीजिंग करप्शन इन पाकिस्तान, ये मेरे ऐसे का टॉपिक है। मैंने इंट्रोडक्शन दिया इसका। अब सेकंड हेडिंग आ गई मेरे पास, डिफाइनिंग करप्शन एंड इट्स टाइप्स। सही। एग्जामिनर को मैं यहां पे बता रहा हूं कि करप्शन होती क्या है और उसकी टाइप्स क्या क्या होती हैं। और थर्ड मैं बताऊंगा, क्योंकि थर्ड मेरा मेन हेडर है जिसके ऊपर ऐसे है, तो मैं यहां पे लिखूंगा फैक्टर्स प्रूविंग दैट करप्शन हैज increased या has been rising in पाकिस्तान। मतलब ऐसे का टॉपिक क्या था मेरे बेटा, राइजिंग करप्शन इन पाकिस्तान ना। तो मेरा फर्ज बनता है कि इस टॉपिक को मैं तीसरे पार्ट में ले जाके इंट्रोड्यूस कराऊं, एंड दिस विल बी योर मेन आर्ग्यूमेंट। मेन आर्ग्यूमेंट मतलब जिस बारे में ऐसे होता है, फैक्टर्स प्रूविंग दैट, एग्जांपल्स प्रूविंग दैट, हम इस तरह के जुमले यहां इस्तेमाल करते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ? मेन आर्ग्यूमेंट शुड बी एट थर्ड। सही है। फोर्थ के ऊपर सपोर्टिंग आ जाती है इसकी, जैसे जी कॉजेस, फैक्टर। लेट सपोज मैं अगर इसको बनाता हूं, रिकमेंडेशंस टू सॉल्व करप्शन रिलेटेड इश्यूज इन पाकिस्तान। ठीक है, अब यहां रिकमेंडेशंस आ गई, उसके बाद एक आध केस स्टडी आ जाएगी और इसके बाद आ जाएगा कंक्लूजन। सही। ये आपकी मेन आउटलाइन होती है। इंट्रो, टॉपिक बताया, मेन टॉपिक पे हिट किया, उसके बाद या तो इम्पैक्ट्स आ जाएंगे या रिकमेंडेशंस आ जाएंगी, कोई केस स्टडी डाल दो और उसके बाद आ जाएगा कंक्लूजन। यहां तक मुझे बताएं कि ये क्लियर है आपको या इसमें कोई इशू है? गुड। अभी आप टेंशन ना लो, हम इसी पे भी काम करेंगे। जब तक मैं पूरा समझाऊंगा नहीं आपको ना, मैं खत्म नहीं करूंगा क्लास। अभी इंट्रोडक्शन अभी छोड़ दें परमीन, अभी सिर्फ मेन देखें कि मेन आउटलाइन क्या होती है। जब मैं उस पर आऊंगा इंट्रोडक्शन में तो उसमें कोटेशन की बात करेंगे अभी। सही है। आमना आपको क्लियर हो गया? ओके, गुड। एक और टॉपिक लेता हूं अभी। हम इजी इजी टॉपिक्स कर रहे हैं। जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी ना, उसमें हम फिर वो वाले करेंगे जो एब्स्ट्रैक्ट और लिटरेरी आते हैं। अभी इसके ऊपर कमांड बनाते हैं पहले। राइट। एक ये टॉपिक अगर पेपर में आता है हमारे पास, तो अब इसको कैसे अप्रोच किया जाएगा? बेटा सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। दे दिया। अच्छा, अब देखो इसमें मेन बात क्या है, ऐसे किसके बारे में है? डेमोक्रेसी के बारे में ना। अब हम यहाँ पे क्या डिफाइन करेंगे जी? आप लोग बताएं, सेकंड हेडर क्या होना चाहिए इसका?
जी, सेकंड एड्रेस बताइएगा। नहीं नहीं, मतलब कि सेकंड हम लिखेंगे ना इसमें, जिसमें हम डेमोक्रेसी के बारे में बात करेंगे। परमीना ने कहा डिफाइनिंग डेमोक्रेसी। गुड। और बाकी स्टूडेंट्स बताएं कि हम क्या लिख सकते हैं। एक हो गया डिफाइनिंग डेमोक्रेसी, और इसके अलावा? नहीं, होप्स की बात नहीं करेंगे अभी, हम सिर्फ यहाँ पे बात करेंगे डेमोक्रेसी एंड इट्स सेलिएंट फीचर्स। मतलब यहाँ पे मैं बताने की कोशिश करूंगा कि जी डेमोक्रेसी है क्या, और उसके सेलिएंट फीचर्स क्या क्या हैं। पहली चीज, मैं इसको यूं कर सकता हूं, और इसी को बेटा मजीद अगर कोई स्टूडेंट चाहे तो वो इसको ऐसे ले जा सकता है। एन ओवरव्यू ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। सही है। इसका क्या मतलब हुआ कि एक स्टूडेंट है, वो ये समझता है कि पहले मुझे डेमोक्रेसी बतानी चाहिए और उसके सेलिएंट फीचर्स। एक स्टूडेंट कहता है कि यार ये पाकिस्तान रिलेटेड है, तो मैं ना डेमोक्रेसी की हिस्ट्री बता दूं इसके अंदर। बेटा ये दोनों ठीक हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? हम सिर्फ इस वाली हेडिंग का मकसद ही यही होता है कि हम टॉपिक समझा दें कि जी डेमोक्रेसी है क्या। राइट। उसके बाद देखो एग्जामिनर ने पूछा क्या है, होप्स और हर्डल्स। तो पहले होप्स है ना, तो हम होप्स की बात करेंगे। फैक्ट्स showing some hopes related to future of democracy in Pakistan। क्योंकि मैंने देखो टॉपिक पे आया मैं सीधा के सीधा, मैंने कोई इधर उधर की बात नहीं की। मैंने पहले ये लिखा इंट्रोडक्शन, फिर बताया डेमोक्रेसी होती क्या है, और तीसरे में मैं डायरेक्ट आ गया कि जी हमें होप्स के ऊपर बात करनी है। सही है। इसी तरीके से उसके बाद लिखूंगा सम हर्डल्स इन द वे ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। चलो जी, क्या एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट्स मैं पूरी कर रहा हूं अपने हिस्से में? उसने डेमोक्रेसी की बात की, वो मैंने कर ली। उसने होप्स की बात की, मैंने कर दी। उसने हर्डल्स की बात की, वो भी मैंने कर दी। सही है। उसके बाद मैं लिखूंगा रिकमेंडेशंस टू सॉल्व हर्डल्स रिलेटेड टू डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। ठीक है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि ये हर्डल्स खत्म कैसे होंगी। किसी मुल्क की केस स्टडी याद होगी तो मैं दे दूंगा, वरना छोड़ दूंगा और मैं कंक्लूड कर दूंगा उसको। सही है। इस तरह से एक सिंपल सी मेन आउटलाइन आपकी बनेगी। बताया, मुझे समझ में आता ही है। गुड। हमने डिफरेंट टॉपिक्स को देखा कि उसकी हमने आउटलाइन कैसे बनानी है। अब आपके पास जो नोट करने की बात है वो ये है कि आप इसका स्केच बना लें। ठीक है, उसका स्केच मैं हेल्प कर देता हूं आपकी कि स्केच बनता कैसे इसका। जब भी आप आउटलाइन में आएंगे आपका पहला होना चाहिए, देखो इंट्रो, कम से कम 7 से 8 हेडिंग होती हैं आपके पास ना। फर्स्ट हेडिंग इज ऑफ इंट्रोडक्शन, राइट। सेकंड इज ऑफ डिफाइनिंग द टॉपिक। अब ये आपके ऊपर है कि टॉपिक कैसा आता है। आया कि वो टॉपिक डेफिनेशन मांगता है तो डेफिनेशन दो। आया वो टॉपिक कोई कर्सरी, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर आ गई, सही है, तो आप रशिया यूक्रेन वॉर की बात करोगे, उसमें तो आप करंट डेवलपमेंट की बात करोगे। थर्ड आपका मेन आर्ग्यूमेंट होगा। फोर्थ आपके पास कॉज इम्पैक्ट्स हो सकते हैं।
फिफ्थ आपके पास रिकमेंडेशंस होंगी। सिक्स केस स्टडी हो जाता है। और सेवेंथ आपके पास हो जाता है कॉन्क्लूजन। सही जनाब। अगर तुम इसको फॉलो करो और मैं जो टॉपिक दूं उसको बनाते हैं, ठीक है। अब आमना और परमीना आप लोग दोनों हो, आप लोगों ने क्या करना है, मेरी हेल्प करनी है टॉपिक में, ठीक है। टॉपिक हम ये लेते हैं, फूड क्राइसिस इन पाकिस्तान, फैक्टर्स एंड सॉल्यूशंस, ठीक है। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले क्या करूं मैं इसको स्टार्ट करने के लिए, ये ऐसे का टॉपिक है, इसको मुझे स्टार्ट करना है। नॉट अल्टीमेटली डिफाइन क्राइसिस, हम पूरा डिफाइन कर सकते हैं ना। हम क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन, ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है तो हम ये कर देते हैं, ये सही है। जहां लिखा है ना डिफाइनिंग द टॉपिक, वहां पे हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेनिंग फूड क्राइसिस, राइट, या क्राइसिस एंड इट्स टाइप्स। इस तरह के हम बताएं कि जी फूड क्राइसिस है क्या। हम ना हिस्ट्री ऑफ फूड क्राइसिस इन वर्ल्ड नहीं देंगे, बिकॉज ये जो है वो पाकिस्तान स्पेसिफिक है, ठीक है। हम पाकिस्तान स्पेसिफिक में पाकिस्तान की बात करेंगे। बात समझ में आती है बेटा, ये भी होता है टॉपिक पाकिस्तान का है या नहीं है। उसके बाद मेन आर्ग्यूमेंट में क्या है, फैक्टर्स, तो हम यहाँ लिखेंगे फैक्टर्स एसोसिएटेड टू फूड क्राइसिस इन पाकिस्तान, ठीक है। हम यहाँ बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से फूड क्राइसिस होता है, उसके इम्पैक्ट्स बता देंगे कि भाई इसके इम्पैक्ट्स क्या क्या है, इम्पैक्ट्स ड्यू टू फूड क्राइसिस इन पाकिस्तान, ठीक है। और ये थोड़े होंगे। उसके बाद आ जाएगा सॉल्यूशंस, तो सॉल्यूशंस टू सॉल्व फूड क्राइसिस इन पाकिस्तान, सही है। उसके बाद जी आ जाएगी केस स्टडी किसी भी कंट्री की, और फिर कंक्लूजन हो जाएगा। ये जो मैं लिख रहा हूं और आप लिख रहे हो, हम दोनों में से गलत कोई भी नहीं है, सही है। आपको अपनी इस बात को सिर्फ प्रूफ करना है बेटा, दैट्स इट। द टॉपिक सेंटेंस, द मेन टॉपिक इज फूड क्राइसिस। आपने पहले एग्जामिनर को समझाना है कि फूड क्राइसिस होता क्या है। तो लेट सपोज कि आपने जी बता दिया फूड क्राइसिस क्या होता है, इसकी डेफिनेशंस बता दी, डायमेंशंस बता दी। फिर आपने बताया कि जी किस किस फैक्टर की वजह से होता है फूड क्राइसिस, वो भी आपने अपने ऐसे में बता दिया। हम आगे बढ़े तो बात हुई हुई थी सॉल्यूशंस की, तो आपने इसको भी डील कर लिया ऐसे के अंदर। बात समझ में आती है, बताएं बेटा, बात समझ में आ रही है। मेन आउटलाइन क्लियर हुई थोड़ी थोड़ी कि यार ये बनती कैसे। आमना परमीना, बट अच्छा जी। मैं कुछ टॉपिक्स लिख रहा हूँ यहाँ पे, अभी तो खैर टाइम है हमारी क्लास एंड होने में, अभी ये दो क्लासेस होंगी ना। ये वाली क्लास जो आज की वाली है, ये है हमारी इशू बेस के ऊपर, मतलब जिसमें एग्जामिनर डायमेंशन देता है। पहले हम ये सीख रहे हैं कि इनको कैसे बनाते हैं, और इसके बाद वाली के अंदर हम ये सीखेंगे
यानी जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, उसमें हम ये सीखेंगे कि जो एब्स्ट्रैक्ट लिटरेरी या ऑग्यूमेंटेटिव ऐसे होंगे उसको कैसे लेके डील करना है। ठीक है, तो अभी मैं इसके आपको और मजीद टॉपिक दूंगा, अभी आप लाइव क्लास के अंदर इसको बनाओगे। एक ही टॉपिक हो पाएगा क्योंकि हमारे पास लास्ट 9 मिनट्स हैं। टॉपिक हम इसमें ऐसा रखते हैं कि तमाम लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। यूनाइटेड नेशंस इन 21st सेंचुरी। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस इन 21st सेंचुरी, सक्सेस एंड फेलियर। ठीक है, अब ये टॉपिक आ गया पेपर में, यूनाइटेड नेशंस इन 21st सेंचुरी, सक्सेस एंड फेलियर्स। अब आप लोग बनाए पूरी पूरी आउटलाइन चैट में, मेन आउटलाइन ना जो मैंने सिखाई है। जी बच्चों, बना रहे हो आप लोग? वेरी गुड परमीना, आपने स्टार्ट लिया इसको। रोल ऑफ यूएन इन 21st सेंचुरी हिस्ट्री, फैक्टर्स रिलेटिंग सक्सेस फेलियर्स। ओके, नॉट बैड। थोड़ी सी इसमें चेंजिंग करनी होगी। आमना आप भी कर लो फिर, ताकि मैं बनाऊं और फिर माइक में खोलता हूँ सबके। आमना अगर हो गया तो बता दें, या नहीं हो रहा तो भी बता दें। चल, इसको आप कैसे स्टार्ट करेंगे? नंबर वन, इंट्रोडक्शन आ जाएगा। उसके बाद डिफाइन करेंगे व्हाट इज ह्यूमन, या
आप यूं लिख सकते हैं, यूएन एंड इट्स रोल इन 21st सेंचुरी। ठीक है। सम एग्जाम्पल्स showing success of UN in 21st century, failure of failures of UN in 21st century, recommendations to overcome flaws present in the UN process and dealing with conflicts। या हम यूं कर सकते हैं, recommendations to overcome failures of UN। ठीक है। और इसके बाद आ जाएगा कंक्लूजन। अच्छा, अब आप लोग यहाँ पे देख लो कि मैंने जो बनाई है, क्या यही आप लोगों के जहन में थी? ठीक है। सो इस तरीके से आप किसी भी टॉपिक को अप्रोच करेंगे। इंट्रो आ गया, एक्सप्लेन कर दिया, सही। अभी इसका मैं आपको होमवर्क दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे आपके पास होमवर्क आ जाएगा। तकरीबन 5 या 4 एसेस मैं आपको देता हूँ। आपके पास 2 दिन का टाइम होगा, सैटरडे संडे। जब मंडे को हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, उसके अंदर हम मजीद टॉपिक्स की मेन आउटलाइन सीखेंगे। ऐसे जो है ना, स्टेप बाय स्टेप चलने का नाम है। आगे भागना, पहले से चीजें करना, 4 4 मेंटोर से पढ़ना, ये कोई ऐसे नहीं है। आपने एक तरीका सीखा, उस तरीके को फॉलो करेंगे। ठीक है। अब मैं आपके माइक्स ओपन कर रहा हूँ, किसी के सवाल है तो आप मुझसे पूछ लीजिए।